नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हिंदी में बात करें तो परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और फ्लो ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे और तीसरा हार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन यानी परिभाषा से। दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या हम जानते हैं जो ब्लड होता है वह किस प्रकार से पूरे कोशिका में पूरे अंग में ऑक्सीजन एनर्जी को लेकर के जाता है और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है और प्लस जो भी वेस्टेज होते हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में हम ब्लड और ब्लड कहां कहां किस किस प्रोसेस से होकर के जाता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वह किस प्रकार यानी परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही जो ऑक्सीजन है वह हमारे पूरे कोशिका में पहुंचता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जितने भी वेस्टेज होते हैं वह हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं इसी परिसंचरण तंत्र के द्वारा। यदि परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता दोस्तों तो हमारी जो ऊर्जा है वह पूरे शरीर में ट्रांसफर नहीं हो पाती और दूसरी बात है जो हमारे शरीर में वेस्टेज का निर्माण होता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होने के बाद उस वेस्टेज को हम शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते और हमारे बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल भर जाते हैं और हमारा मृत्यु हो जाती है, डाई कर जाते हैं। तो इस वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और कैसे निभाता है ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम जानते हैं फ्लो ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो कैसे होता है। दोस्तों आपने एक सिस्टम पढ़ा था जिसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। उसमें जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है वहां पे आपने देखा था कौन करता है, ब्लड करता है। तो ऑक्सीजन से ही शुरू करते हैं, लंग से ही शुरू करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा लंग है, लंग को हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। एल बढ़िया से बना लीजिए। ठीक है, यहां से हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे यानी फेफड़े में आ गया। फेफड़े के कहाँ आता है, एल्वियोली में आता है। एल्वियोली में आ गया ऑक्सीजन। यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक ब्लड वेसल्स होकर के जाता है। ब्लड वेसल्स कौन जाता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इस ऑक्सीजन को अपने अंदर एंटर करवा लेता है। जो प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन, हिंदी में परासरण बोलते हैं। अब जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ आ जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का निर्माण कर लेता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक प्रकार का शुद्ध ब्लड होता है और जिस नली के माध्यम से यह हृदय में आता है। अगला पॉइंट कहां है, हृदय। हृदय को मैं 4 चैम्बर में तोड़ूंगा भी। ये रहा आपका 4 चैम्बर। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं। जो नली, ये नसें हैं, जो नस या फिर जो ब्लड वेसल्स लंग से ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से कहां लेके आता है, हृदय के लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। इस भाग को क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। जो लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आता है इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। ठीक है, जिसे
फुसफुस सिरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुसफुस सिरा। कभी कभी एग्जाम में ये चीज पूछ लिया जाता है कि जो शुद्ध रक्त होता है वह फेफड़े से हृदय में कौन लेकर के आता है? तो वह पल्मोनरी वेन्स लेकर के आती है। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है। जब मैं हृदय पढ़ाऊंगा, हार्ट पढ़ाऊंगा, तो उस वाल्व के बारे में क्या करेंगे? जान लेंगे। फिर यहाँ से ब्लड क्या करता है? इस वाले भाग में आता है। इस वाले भाग को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये मान लेते हैं हमारा सेल है, यानी कोशिका है। दिखाई दे रहा है सेल आपको? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखना, यहां से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है। इसे पंपिंग चेम्बर भी बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिसीविंग चेम्बर, और नीचे वाले भाग को पंपिंग चेम्बर बोलते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। देखना दोस्तों, जब ये पंप करेगा तो यहीं पर मैं बना देता हूं। ये पंप होने के बाद ये जो ब्लड होता है धमनी की सहायता से पूरे कोशिका में, पूरे ऑर्गन में भेज दिया जाता है। अब ये किससे आता है? आर्टरी से आता है। इससे आता है आर्टरी से, यानी धमनी के माध्यम से पूरे कोशिका में भेज दिया जाता है। अब पूरे कोशिका में जब ऑक्सीजन पहुंच चुका होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। उस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों? पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है। जब हम खाना खाते हैं एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो ग्लूकोज होता है वह कोशिका में भेज दिया जाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन जब इसको मिल जाता है तो वह किसका निर्माण करता है? H2O का निर्माण करता है, प्लस CO2 का निर्माण करता है, प्लस 38 ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर देता है, जो कि ऊर्जा का एक रूप होता है। अब ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका क्या करती है? ब्लड में भेज देती है। यहां तक तो ब्लड शुद्ध रहता है, यहां तक तो ब्लड शुद्ध रहता है, लेकिन यहां से जब ब्लड इधर इंटर करता है तो इसमें क्या है? कंसंट्रेशन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं दिखाई दे रहा है? CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? बढ़ चुका है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये कहाँ आ गया? इस ऊपर वाले चेंबर में आता है। इस ऊपर वाले चेंबर को कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है, यह दो नलियों से आता है। पहला सुपेरियर वेना केवा और नीचे वाला जो होता है इन्फेरियर वेना केवा। वो जब मैं हृदय पढ़ाऊंगा तब आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। अभी आप फ्लो चार्ट समझ लीजिए। अब राइट वेंट्रिकल से एक वाल्व के द्वारा ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट एट्रियम से कहा गया? राइट वेंट्रिकल में। यहां भी जब पंप करता है, क्योंकि ये पंपिंग चेंबर है, जब ये पंप करेगा तो यहां से जो रक्त होता है वह कहां जाएगा? लंग में चला जाएगा, यानी फेफड़े में चला जाएगा। फेफड़े में गया। मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यही चीजें है। अब ध्यान देना दोस्तों, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वह कहाँ गया? आपके लंग में। फिर यहां पे भी डिफ्यूजन की प्रक्रिया होगी। CO2 कहाँ चला जाएगा? हमारे फेफड़े में चला जाएगा, और फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हमारे हृदय में आ जाए, अरे ब्लड में आ जाएगा। और ये फिर ब्लड क्या आ जाएगा? इस वाले चेंबर में आएगा, फिर इस वाले चेंबर में आएगा, फिर पंपिंग होगा, फिर पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन के हर एक कोशिका में आएगा। फिर हर एक कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में आ गया, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? हृदय में, अरे सॉरी, लंग में चला जाता है।
अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो पल्मोनरी वेन है वह कहाँ से लाती है रक्त को? लंग से कहाँ लेके आती है? हृदय में। लेकिन यहाँ पे देखिए, हृदय से एक पाइप है, एक नसें हैं जो कहाँ लेके जा रही है ब्लड को? लंग में लेके जा रही है। और यह ब्लड क्या है? अशुद्ध है। इस वजह से जो पाइप लेकर के इसको जाती है इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो ये रहा दोस्तों एक बेसिक फ्लो चार्ट, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। इतना क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हृदय के बारे में। इसको मिटा देता हूं। अब हृदय समझ लेते हैं दोस्तों। हृदय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट बोलते हैं। हार्ट में हम जानते हैं कि कई चेंबर होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। लेकिन जो फिश होती है, फिश यानी मछली, इसमें कितने चेंबर होते हैं? इसमें 2 ही चेंबर होते हैं। ऊपर वाला जो चेंबर होता है, ऊपर वाला जो चेंबर होता है इसको कहते हैं रिसीविंग चेंबर, और नीचे वाला जो चेंबर होता है इसे कहते हैं पंपिंग चेंबर। क्या कहते हैं? पंपिंग चेंबर। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें 3 चेंबर होते हैं, 3 कोष्ठक होते हैं। जैसे फ्रॉग यानी मेढक। मेढक जो होता है उसमें कितने चेंबर होते हैं? उसमें 3 चेंबर होते हैं। जो रिसीविंग चेंबर होता है वह 2 होते हैं, और पंपिंग चेंबर कितना होता है? 1 होता है। रिसीविंग चेंबर, पंपिंग चेंबर। जो फ्रॉग होता है वह एम्फीबियंस होता है, यानी उभयचर होता है। वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। जब वो पानी में रहता है तो गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेता है, और जब वह बाहर रहता है यानी लैंड पे रहता है तो लंग से सांस लेता है। तो इस वजह से उसके अंदर क्या होता है? जो रिसीविंग चेंबर होता है वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। पंपिंग चेंबर उसमें भी 1 ही पाया जाता है। जो ह्यूमन होते हैं उनमें 2 रिसीविंग चेंबर और 2 पंपिंग चेंबर पाया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये बताना भूल गया। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सिस्टम होता है, जो ब्लड होता है, वह किसी भी नस के माध्यम से नहीं बहता है, या फिर जो ब्लड का फ्लो होता है वह ऐसे ही पूरे बॉडी में फैला रहता है। वह किसी वेसल्स के थ्रू होकर नहीं जाता है, और उस जीव में ब्लड वेसल्स न होने के कारण उसमें ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो सिप घोंघा का नाम आपने सुना होगा, जिसे स्नेल्स भी बोलते हैं। यह क्या करता है? इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर सिप और घोंघा के अंदर। दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वह इंसान के अंदर पाया जाता है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें जो ब्लड होता है एक वेसल्स के माध्यम से फ्लो करता है, एक नसों में फ्लो करता है, और उस नस में प्रेशर भी होता है, उसमें ब्लड प्रेशर भी होता है। तो ये कह सकते हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह एक नस के माध्यम से ब्लड का फ्लो कराता है। अब बात कर लेते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से जीव आ जाते हैं। जितने भी रिप्टाइल्स होते हैं यानी रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, या फिर बर्ड यानी पंछियां, या फिर जानवर, या इवन ह्यूमन बॉडी भी, इसके अंदर भी कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। दूसरा हो गया मिक्स्ड। तीसरा क्या हो गया? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके कुछ अंगों में क्या पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और कुछ अंगों में क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फ्रॉग यानी मेढक को ले सकते हैं। मेढक के कुछ हिस्सों में
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कुछ हिस्सों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लिया। फिर इसके बाद आपने जाना कि ब्लड फ्लो कैसे होता है हमारे बॉडी में। अब हम जान लेते हैं हार्ट यानी हृदय के बारे में। दोस्तों, हार्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा अंग होता है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता। कुछ लोग हृदय को ऐसे बनाते हैं, ये कहां तक सही है? और ज्यादातर लोग ये बनाने का काम कौन करता है? आशिक ही करते हैं, लैला मजनू। ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बायोलॉजी का चेंज कर दिया है। उन्हें मेरा क्लास लेना पड़ेगा, तभी वो अच्छे तरीके से दिल बना पाएंगे और अच्छे तरीके से दिल का फंक्शन जान पाएंगे। वो जोड़ते हैं दिल को किससे? फीलिंग से। लेकिन ये दिल काम क्या करता है? ये दिल काम करता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, पोषक तत्वों को पहुंचाना, वहां से पूरे अंग से जो वेस्टेज होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, जो वेस्टेज गैस होते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम यही करता है, ब्लड करता है। ब्लड के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले जान लेते हैं हृदय के बारे में यानी हार्ट के बारे में। यदि रफ डायग्राम बनाऊं दोस्तों तो एक बार यहां से बनाता हूं मैं आपको। दिखाई दे रहा है? नीचे आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ऐसा ही है। चलो यार बना देता हूं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। यहां पे मैं बना देता हूं। ये रहा दोस्तों रफ डायग्राम किसका? हृदय का। चलिए अब हम इसके पार्ट के बारे में समझते हैं। आपके सामने कुछ डायग्राम दिख रहा है हृदय का, थोड़ी बहुत लग रहा होगा कि ये हृदय है। चलिए समझाऊंगा तो और लगने लगेगा। हमने दिखाया था दोस्तों, ये मिटा देता हूं। हमने दिखाया था दोस्तों जो लंग होता है, लंग, लंग से एक रक्त आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। किसके थ्रू? लंग से एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था जिसे हम प्योर ब्लड कह रहे थे। वह किसके माध्यम से आता है? पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से आता है। तो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ आएगा? इस नस में वो भेज दिया जाता है। ठीक है, ये आ गया। तो पल्मोनरी वेन यानी फुसफुस सिरा से आता है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किस में आता है? इस वाले भाग को क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे एक वाल्व होता है, इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। इसकी खासियत ये होती है कि यह लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है, कहां से आता है? लंग से। उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। वो आने तो देता है लेकिन दोबारा वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देता। वाल्व का काम क्या होता है? जो ब्लड को आने तो देता है इस वाले चेंबर में, लेकिन दोबारा यदि ब्लड ऊपर जाना चाहे तो वह ब्लॉक हो जाता है। अब यहां से जब हृदय पंप करता है तो पंप होता है तो इस वाले नली में आ जाता है ब्लड। पहले ब्लड आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये घूम जाता है ऐसे, पंप होने के बाद ये घूम जाता है और इस रास्ते से, ये मिट गया क्या? इस रास्ते से, इसे कहते हैं आरोटा।
अरोटा को हम महाधमनी कहते हैं। इस रास्ते से वह जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। बॉडी के हर एक अंग में भेज दिया जाता है, हर एक अंग के हर एक कोशिका में भेज दिया जाता है। वो कैसे भेजा जाता है वो भी मैं समझाऊंगा कि कैसे वह नसों के माध्यम से जाता है। फिलहाल मैं आपको हृदय पढ़ा रहा हूं, तो हृदय के बारे में आप समझिए। आपने देखा कि लंग से आया ब्लड, फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, फिर आरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में भेज दिया गया, यानी पूरे अंग में भेज दिया जाता है ब्लड को। फिर आपने जाना था दोस्तों कि कैसे कोशिका में जाता है, क्रैप्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर कैसे CO2 गैस का निर्माण होता है और CO2 ब्लड में भेज दिया जाता है। और जब CO2 ब्लड में आ जाता है तो वह दो माध्यम से आता है। एक होता है इस वाले माध्यम से आता है, जब इसे कहते हैं इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा के माध्यम से जो नीचले वाले हिस्से होते हैं, जैसे दोनों पैर और हमारा एब्डोमेन कैविटी वगैरह से जहां से ब्लड आता है, वह इसके माध्यम से आता है, इन्फेरियर वेना केवा के माध्यम से। और जो हृदय के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे दोनों हाथ और सर, यहां से जब ब्लड आएगा तो वह सुपेरियर वेना केवा से आएगा। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा, क्लियर है? तो सुपेरियर वेना कावा से क्या होता है, ब्लड एंटर करा किसमें, राइट एट्रियम में। ध्यान देना, राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है, और राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो वह जो ब्लड होता है फिर इस वाल्व के मदद से, इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाला जो वाल्व होता है इसे बाइकस्पिड कहते हैं, ये वाला जो वाल्व होता है इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से जो ब्लड होता है वह राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। और राइट वेंट्रिकल हम जानते हैं दोस्तों, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों पंपिंग चेंबर है। तो जैसे ही ये पंप करता है, ये ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा आपका, इस रास्ते से। यहाँ भी एक वाल्व होता है जो कि ब्लड को आगे तो जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। अब ये जो वाल्व होता है, ये वाल्व, इसी वाल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, ब्लड को लंग में लेके जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया दोस्तों कि इस हृदय के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और प्रत्येक अंग का क्या क्या फंक्शन होता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हुआ, फिर आरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर और इन्फेरियर वेना केवा के माध्यम से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर इस माध्यम से यानी एक नली के माध्यम से जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ भेज दिया जाता है, लंग में यानी फेफड़े में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। उम्मीद करता हूं जो हृदय है यानी हार्ट है उसका फंक्शन आपने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। जब हृदय पंप करता है दोस्तों, हृदय जब पंप करता है तो आरोटा को क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। महाधमनी, महाधमनी से कहा जाता है, धमनी में जाता है, और धमनी से कहा जाएगा, छोटी धमनी, और छोटी धमनी से कहा जाएगा, सेल यानी कोशिका में। कोशिका से छोटी सिरा, छोटी सिरा, छोटी सिरा से कहा जाएगा, सिरा में जाएगा। सिरा से कहा जाएगा, महासिरा में, और महासिरा से कहा चला जाएगा,
हृदय में। तो यह प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। यह प्रक्रिया क्या करती रहती है? चलती रहती है। कैसे? रक्त महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से सेल यानी कोशिका, कोशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, अब हम दोस्तों जान लेते हैं धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन? यहां पे लिखते हैं आर्टरी, यहां पे लिखते हैं वेन। चलिए, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है? दोस्तों जो धमनी होता है वह हृदय से रक्त को लेके के जाता है पूरे बॉडी में। तो जाहिर सी बात है पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाने के लिए प्रेशर की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो धमनी में प्रेशर क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। और प्रेशर होता कितना है? 120। ठीक है, अब जो ब्लड होता है पूरे कोशिका में पहुंच चुका है। जब पूरे कोशिका में पहुंच जाता है तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें भेज दिया जाता है? वेन्स के माध्यम से हमारे हृदय में आता है। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। यहां तक आने में क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वो प्रेशर होता कितना होता है? 80 होता है। यहाँ पे देख लिया आपने, प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरी यानी धमनी में, यहाँ पे प्रेशर कम होता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वाल्व की कोई जरूरत नहीं होती है। नो वाल्व, यानी वाल्व नहीं पाया जाता, जबकि वेन्स यानी शिरा में वाल्व पाया जाता है। वाल्व इसलिए पाया जाता है दोस्तों क्योंकि रास्ते में कहीं ब्लड रुक ना जाए। प्रेशर कम है तो धक्का पीछे से कम मिलेगा। जब कम मिलेगा तो कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लड होता है बैक की तरफ आने लगता है। जो बैक आने लगेगा तो सिस्टम हमारा बाधित होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? वाल्व पाया जाता है। वाल्व क्या करता है? मान लेते हैं ये हमारी वेसल्स है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? वाल्व पाया जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ऐसा वाल्व पाया जाएगा। जब ब्लड इधर से आएगा तो आगे की तरफ चला जाएगा लेकिन वापस बैक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाल्व किस में पाया जाता है? वेन्स यानी शिराओं में वाल्व पाया जाता है। जो आर्टरी होता है इसमें ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है, जबकि वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का परिवहन होता है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया आर्टरीज और वेन्स में बेसिक डिफरेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमसे जुड़ जाएं। दोस्तों मैं आप लोग को डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। दोस्तों जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे यानी घंटी सबसे पहले उनके पास बजेगी, और जैसे ही घंटी बजेगी वो अलर्ट हो जाएंगे और उन सारे चीजों को जान लेंगे जो कि मैं यहाँ पे उनको बता रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।